अच्छा, इसमें पहले इसका ना कम, अगर आपने 2022 और 2023 को देखेंगे तो इसका सवाल एक अटेम्प्ट में आता था और एक अटेम्प्ट में नहीं आता था। और फिर अगर आप 2023 और 24 और 25 में भी देखें तो इसका फिर हर साल क्वेश्चन आने लगे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि पहले इसकी जो रेंज थी ना वो 20 मार्क्स थी इस सेक्शन की। अब इस सेक्शन की जो रेंज है वो 25 से 35 नंबर हो गई है और इसमें 3 चैप्टर है। इस नंबर के हिसाब से देखें तो 14, 15, 16। और अगर टॉपिक के हिसाब से लेंगे तो पहला टॉपिक है बजटिंग, दूसरा है वर्किंग कैपिटल और तीसरा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। वर्किंग कैपिटल आपका रेशियो एनालिसिस का टॉपिक है, सेम वही है जैसे उसमें कुछ ऐसी बातें जो थोड़ा सा मैनेजमेंट वाली चीजें आएंगी, बाकी वही फार्मूले वही हैं सारे। और जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। अप्रेजल जहां पर भी लफ्ज आता है प्रेजेंट वैल्यू का ही जिक्र होता है। और ये बजटिंग, बजटिंग क्या है? ये दो चीजें मेन। हाँ, इसके अलावा भी हो सकती हैं। हाँ, जब इसके अलावा हुई तो वो बंदे मार खा जाएंगे जो बंदे सिर्फ दो चीजें याद करके जाते। अगर हम ओवरऑल बात करें कि जब भी कोई बिजनेस है सबसे पहले उस अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ये आप लोगों ने थ्योरेटिकली भी पढ़ा होगा। उस ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी बातों के साथ साथ हमारा जिसके साथ ताल्लुक होता है वो प्रॉफिट होता है। अब जाहिर सी बात है, प्रॉफिट हासिल करने के लिए उसने एक टारगेट सेट कर किया होगा। आपने टारगेटेड प्रॉफिट का लफ्ज भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। वो जो प्रॉफिट अपना टारगेट करेगा, उस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए उसको अपनी सेल्स या रेवेन्यू पे बात करनी पड़ेगी। और अगर सेल्स और रेवेन्यू की बात कर लेगा तो जाहिर सी बात है सेल्स ऐसे थोड़ी हो जाती है। उसको हासिल करने के लिए कॉस्ट आएगी और कॉस्ट को हासिल कैसे करेगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और ये ओवरहेड फिर प्रोडक्शन ओवरहेड भी हो सकते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी हो सकते हैं। तो इस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए वो जब भी प्लान करेगा सबसे पहले वो अपनी सेल सेट करेगा। आपने ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़ी है उसमें जो जितने टॉपिक पढ़े हैं उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। और जो एमएफए के अंदर हम पढ़ेंगे ज्यादातर वो है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। अभी हमारा डिसीजन मेकिंग का चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, वो हमारा लास्ट चैप्टर है इसका। उधर भी लास्ट चैप्टर ही नाम बाय नेम तो डिसीजन मेकिंग का था। तो हमारे पास मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर ओवरहेड के अंदर फर्दर प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, वो सारी बातें इस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए होती। अब हमने प्रॉफिट बजट किया और बजट करने का क्या मुराद होगा? हम प्लान करेंगे कि अच्छा ये हमें एक्टिविटी मिली है, इसके लिए हमने, या ये हमें एक ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमने बजट कर। हम कहेंगे कि अच्छा जनाब इसमें 35% मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सीएमए में लेकर जाऊं तो सीएमए में ये टारगेट कॉस्टिंग की बात आ जाती है कि जब वहां पर आप एक प्रॉफिट सेट करते हो, टारगेट कॉस्टिंग की, आप इतनी कॉस्ट अचीव करना चाहते हो, ये इतनी कॉस्ट लगाना चाहते हो। अब वो सारा एक क्वांटिफाई करोगे। क्वांटिफाई का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल फिगर्स में लिख कर बताओगे कि उसको रिटर्न फॉर्म में, अच्छा मेरी सेल्स एक्चुअल में इतनी होगी, बजट करोगे। मेरी उसको हासिल करने के लिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड यहां से आएगा, रेंट, अदर एक्सपेंस ये आएंगे, मेरा इतना प्रॉफिट है और इतना मैं बजट कर रहा हूं कि मेरा इतना बजटेड प्रॉफिट है। तो एक तो हमारे पेपर में सवाल आता है कि वो खुद ही क्या देता है, बजटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बता दो। और दूसरा सवाल आता है कैश बजट का। वो क्या होती है? कैश बुक। कैश बुक में हम क्या करते हैं? उसमें सिंपल कुछ कैश बुक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कैश इन आएगा और यहां पर कैश आउट है। तो सारी ये अकाउंटिंग है लेकिन इसका स्टाइल स्टेटमेंट फॉर्म में कर। कहता है ये सारी बातें अगर आप क्वांटिफाई कर लो तो उसे बजट कहते हैं। अब बजट एक हमारे पेपर में अभी तक दो ही सवाल आए हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस का या फिर कैश बजट। और उसने बारियां बनाई हुई हैं, एक दफा वो कैश का देता है, एक दफा वो देता है प्रॉफिट एंड लॉस का। इस दफा प्रॉफिट एंड लॉस का आया और उससे पहले कैश बजट का आया। अब जो ज्यादा चांसेस हैं वो है कैश बजट के, और उसके बाद चांसेस बन जाएंगे एसओपीएल के। चांसेस की बात कर रहा हूं। और एक थर्ड चांस भी है कि वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल का बजट बनवा ले, वो सिर्फ सेल्स का बजट बनवा ले,
वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बजट बनवा ले, वो कुछ भी बजट बनवा सकता है कि आप बजटेड सेल्स फाइंड करें। तो अगर आप लोग सपोज दैट मैं कहता हूं एक भाई साहब सेल का बजट बना देता है, एक है कॉस्ट ऑफ सेल का बजट, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मटेरियल का बजट, लेबर का प्रोडक्शन, ओवरहेड का बजट, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एडमिन एक्सपेंस का बजट, सेलिंग एक्सपेंस का बजट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का बजट, ये सारे अलग अलग जो इंडिविजुअल बजट है, अगर हम एक ही क्वेश्चन के अंदर ये सारे बजट बना लें उसे बोलेंगे SOPL का बजट। और इन सब को मैं अगर बुक के हिसाब से बताऊं तो उसे बोलते हैं मास्टर बजट। तो बजट बेसिकली क्या है, जो आपने प्लानिंग किया है उसको क्वांटिफाई करो। क्वांटिफाई का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू में लेकर बताओ, सेल इतनी है, कॉस्ट ऑफ सेल इतनी, ये सारी बातें बताओ और उसके बाद रिजल्ट देख लेंगे। हाँ, उस बजटेड से एक्चुअल रिजल्ट जब चेंज होता है तो पता है कौन सा एनालिसिस होता है, वेरिएंस एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस होता है, वेरिएंस, कि हमने ये बजट किया था, इतना एक्चुअल में डाटा आया है, तो हमारे उस डाटा में से फर्क क्या आया है। सपोज दैट आपने 5000 बजट किया था, एक्चुअल में आपने 7000 डाटा आ गया, एक्चुअल में यूनिट बनाए, तो क्या जो बजट में न्यूमेरिकल फिगर ली थी एज इट इज कंपेयर करोगे एक्चुअल से? नहीं, वो तो 5000 के लिए बजट की हुई थी, पहले उससे स्टैंडर्ड फाइंड करेंगे। बजट स्टैंडर्ड पर यूनिट को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल से, तो वो आ जाएंगे उसके बराबर, बैलेंस हो जाएगा। फिर उस बैलेंस को हम अपनी, अगर हमारी जो सेल ज्यादा हो गई है, एक्चुअल से ज्यादा हो गई तो फेवरेबल वेरिएंस, और अगर एक्चुअल से कम हुई है बजट से तो एडवर्स वेरिएंस। वही सारी बातें हैं, बेस पीछे वही है। तो अगर यहां पर हम थोड़ी सी बात करें, इंट्रोडक्शन कहते हैं अ बजट कुड बी डिफाइंड एज क्वांटिफाई प्लान, क्वांटिफाई प्लान ऑफ एक्शन। जो आपने सोचा हुआ है ना, या जो आपको टारगेट मिला हुआ है, जो आपने करना है, उसको क्वांटिफाई कर लेना। क्वांटिफाई का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देना, न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में लिख देना, रिलेटिंग टू द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइम का आप बजट बना रहे हो। तो ये बजट क्या होगा, पिछले साल का, करंट ईयर का, या अगले साल का? बजट हमेशा, अगर वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर कभी डेफिनेशन आ जाए तो यही डेफिनेशन है, क्वांटिफाई प्लान ऑफ एक्शन रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज बजट। कहता है जी बजट के अंदर दो बातें हम क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई टारगेट फॉर प्लानिंग पर्पस और फॉर यार्ड स्टिक फॉर प्लानिंग पर्पस। यार्ड स्टिक क्या होता है, यार्ड स्टिक स्टैंडर्ड सेट करना, एक स्टैंडर्ड बना लेना। जैसे अगर हमने सपोज हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे ना, कि हमारे एक्सपेंसेस से ऊपर चले जाएंगे तो एडवांस है, और ऐसे नीचे हम कंट्रोल कर लेंगे तो फेवरेबल है। ये अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा, अगर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है तो काट दें, क्योंकि मेरे पास शायद ये वो बुक नहीं है। तो ये अब फोरकास्टिंग हमारा खत्म हो गया है, तो पहले फोरकास्टिंग होता था, अब नहीं। कहते हैं बजट हम करते क्यों, तीन चीजें, PCDRC। जैसी बात है, प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग ये तो हर किसी को पता चल जाता है कि जी बजट प्लानिंग का हिस्सा है। कंट्रोल, कंट्रोल का क्या मतलब होता है, किसी को आइडिया है कंट्रोल? डिसीजन मेकिंग का तो जो आ जाएगा ना, डिसीजन लेना। कंट्रोल का मतलब होता है कि जब आपने बजट किया तो उस बजट को मॉनिटर भी करना है, उसकी परफॉर्मेंस को देखना भी है कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ एक्शन के तहत काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन बंदा क्या करेगा, सेल्स को कैसे बढ़ाना है, अगर आपने कौन कौन से लोग काम करेंगे, ये सारा किस में आ जाता है, कंट्रोल में। कंट्रोल कैसे आएगा, जब आप बजट एक सेट करोगे तो फिर उसके अलावा उस डायरेक्शन सेट करोगे ना, उस डायरेक्शन में आपने ये सारी बातें देखनी है कि किस बंदे ने क्या काम करना है और किसने उसको मॉनिटर करना है, वो कंट्रोल के अंदर आ जाता है। या परफॉर्मेंस मेजर करना भी कंट्रोल के अंदर आ जाता है, कि जो हमने बजट किया था अकॉर्डिंग टू बजट प्लानिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेज एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन।
ये ऐसे ही ना एक नजर आपने पढ़ लेना है कि अगर पेपर में आ भी जाए तो आपके दिमाग में कहीं दूर कुछ चीजें लिखना अपने अल्फाज में ही है। सबसे पहले जहरी सी बात है कि वो कहता है स्टेजेस इन बजटिंग प्रोसेस। बजट बनाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है। सबसे पहले वो कहता है कम्युनिकेटिंग डिटेल ऑफ बजट पॉलिसी। इवन के यहाँ पर जो पाकिस्तान का आजकल बजट बन रहा है, जो अभी 2000 यानी जून के अंदर प्रेजेंट भी हो जाना है, तो उसके लिए क्या होगा। सबसे पहले कम्युनिकेटिंग डिटेल बजट पॉलिसी, आइडेंटिफाई एंड प्रिंसिपल बजटिंग फैक्टर। बजटिंग फैक्टर से क्या मुराद है भाई, क्या हासिल करना चाह रहे हो। सेल्स बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे, कॉस्ट कम करनी है तो कैसे कम करेंगे, रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, किस किस को क्या क्या प्रोवाइड करना है, कौन से कस्टमर को इस साल टारगेट करना है। प्रिपरेशन ऑफ, फिर बजट बनाओ, फाइनल अप्रूवल हो जाएगी, फिर हमेशा उसको रिव्यू करते रहो। एक दफा बजट बना लिया, सपोज दैट आपको लगा कि 2 महीने गुजर गए, काम चल रहा है, तो आपको आपका जो बजट था उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, तो कर दो चेंज। तो क्या करना है, सबसे पहले कम्युनिकेट करना है डिटेल ऑफ बजट पॉलिसी, फिर आइडेंटिफाई करने हैं प्रिंसिपल फैक्टर, बजट बना दो, फाइनल अप्रूवल फाइनल एक्सेप्टेंस ले लो, और ऑन गोइंग रिव्यू। ऑन गोइंग रिव्यू ऑफ द बजट का मतलब क्या है, करते रहना है, मुसलसल रिव्यू करते रहना है। कहीं आपको ऐसा लगे कि बजट को चेंज करने की जरूरत है तो चेंज करने। ये वो सारी आपको सेल बजट, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिनिश इन्वेंट्री, वो सारी बातें आपको वही वाली मिलेंगी जो हम बातें अकाउंटिंग के अंदर करते हो। थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ हद तक, मास्टर बजट मैंने आपको बता दिया, एक पेज हमने और पढ़ना है थ्योरेटिकल पोर्शन का, बस थ्योरेटिकल इतना की है, बाकी हमने सारे इसके न्यूमेरिकल करने हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए, क्योंकि इस दफा कैश बजट की प्रायोरिटी है, तो हम भी कैश बजट से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि हमने एसओपीएल का करना नहीं है। इस दफा तो बहुत अच्छा काम था कि इस दफा ना 2 सवाल एज इट इज बुक से आए थे हमें। नाम चाहिए था, वैल्यू चाहिए, वरना बहुत आपको पता है रेयर चांसेस होते हैं कि बुक से सवाल एज इट इज आना न्यूमेरिकल। तो इस दफा न्यूमेरिकल सवाल एज इट इज ऐसे ही, अगर आप, मैं आपको 2 सवाल आमने सामने रख दूं ना, तो आपको ऐसे ही लगेगा ये तो सवाल ही वही है, सिर्फ उसने वैल्यू चेंज की थी। बजटिंग का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। हाँ, जिसने वो सवाल, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, जिसने उसको गो थ्रू करके गया था ना, उसका तो ये 5 मिनट में सवाल हो गया था, और जिसने गो थ्रू नहीं किया था तो उसके लिए वो सवाल करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैश बजट की तरफ। मैं आपको कैश बजट कैसे कैसे पेपर में आ सकता है। पहला मंथली, मंथली कैश बजट बनाना आएगा। दूसरा क्वार्टरली, सेमी और एनुअल। एक साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, और पर मंथ। अब 1 महीने से क्या मुराद है, वो मंथली भी बनवा सकते हैं आपसे जी, जनवरी फरवरी मार्च का कैश बजट बना के दो। वो आपको बना, ये कहता है कि 1 साल का पूरे का कैश बजट बना के दे दो। जैसे भी कैश बजट बनाएंगे उसका फॉर्मेट कुछ यूं रखेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लिख लेंगे रिसीट, रिसीट या इनफ्लो, रिसीट्स या इनफ्लो। कहां कहां से पैसा आ सकता है, एक तो आपका सेल से पैसा आएगा, या इसको हम बोलेंगे रिसीट फ्रॉम कस्टमर, रिसीट फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद 99% तो यही पैसा है, सेल से या कस्टमर से जो पैसा आता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हमें कोई और भी रिसीट मिल जाए, जैसा कि कैश फ्रॉम डिस्पोजल, कोई एसेट बेच के पैसा आ जाए, उसके बाद कोई और अदर लिख देते हैं, इसके अलावा तो और कुछ होता ही नहीं है। फिर उसके बाद पेमेंट्स या आउटफ्लो, पेमेंट्स या आउटफ्लो। सबसे पहले किसकी पेमेंट होती है, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस,
पेमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमारे पास आ जाएगा बैलेंस, रिसीट में से पेमेंट माइनस करेंगे, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। अगर हमने सिर्फ 1 महीने का बनाना है तो 1 कॉलम बन जाएगा, 2 महीनों का बनाना है तो 2 कॉलम बन जाएंगे, 3 महीनों का बनाना है तो 3 कॉलम बन जाएंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर होगी, अगर 2 महीने का बनाएंगे तो ये कैरी डाउन अगले साल का ब्रॉड डाउन बन जाएगा। ये कैश बुक ही है, बस स्टेटमेंट फॉर्म में बनानी। तो प्रॉब्लम देखिए इसमें क्या होती है। फिर सबसे पहली प्रॉब्लम, रिसीट फ्रॉम कस्टमर की बात करते हैं। रिसीट फ्रॉम कस्टमर या डेटर्स की बात भी कर लेते हैं साथ। डेटर कोड बनाना आता है आप लोगों को? इसका ब्रॉड किधर आता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। जो सेल्स होगी डेटर्स टू सेल्स, ऐसा ही होता है, जो इससे कैश मिलेगा और कैरिड आउट। इसमें जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, बैलेंसिंग फिगर का तो पता है ना। अगर आपका बजट, कैश बजट सिंगल कॉलम पर है तो आप टी अकाउंट बना लो। अगर आपका कैश बैलेंस, सॉरी कैश बजट सिंगल कॉलम पर जा रहा है तो आप क्या बनाओगे, टी अकाउंट बना लो। बट अगर आपका कैश बजट मल्टीपल कॉलम पर है, मतलब आपको कहता है 4 महीनों का कैश बजट बनाओ, 6 महीनों का कैश बजट बनाओ, तो फिर टी अकाउंट बनाओगे तो आप रुल जाओगे, फिर बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। फिर हमारा तरीकाकार क्या होगा, यहां पर ही आपको साथ साथ मैं बनवाऊंगा रिसीट फ्रॉम डेटर। यहां पर हम लिख देंगे सपोज दैट जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा, ये सिंगल कॉलम के लिए भी ऐसा बना सकते हैं, सिंगल कॉलम के लिए जरूरी नहीं है लेजर बनाना है, सिंगल कॉलम के लिए भी ये आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हो। अच्छा, अब आप थोड़े से बड़ों वाली सोच सोचनी है। पेपर में आपको या तो सेल फाइंड करनी आएगी या फिर कैश फाइंड करना आएगा, सेल या कैश। जब आप एसओपीएल का लेजर बना रहे होंगे ना, वहां पर हमें सेल फाइंड करनी पड़ सकती है, और जब हम कैश बजट बना रहे होंगे हमें कैश फाइंड करना आएगा। तो ये समझ लो, जो ये टी अकाउंट है ना, ये इक्वेशन है, ये क्या चीज है। अब आप मुझे बताओ, आपने यहां से कैश फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, ब्रॉड ऑन प्लस सेल्स माइनस कैरिड ऑन, ब्रॉड ऑन प्लस सेल्स माइनस, और अगर आपको सेल्स चाहिए तो कैसे करोगे, कैश प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ इस तरह से करना है, सबसे पहले लिख लेनी है यहां पर सेल्स, जनवरी की सेल, फरवरी की सेल और मार्च की सेल्स। फिर इसमें हमने ऐड कर देना है ब्रॉड डाउन और माइनस कर देना है कैरिड ऑन। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये क्या आएगा भला, कैश फ्रॉम कस्टमर। क्या आएगा, कैश फ्रॉम कस्टमर या कैश फ्रॉम डेटर। हाँ, ये भी हो सकता है वो हमसे सेल भी फाइंड करवा ले, ऐसा भी फाइंड करवा सकता है। ठीक होगी बात, बन जाएगा लेजर। ये दोनों चीजें क्लियर है। सेल फाइंड करेगा तो क्या करोगे, कैश प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड। तो जो फाइंड करना है उस वाली साइड दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाती है। तो फिर आ जाए जरा पेमेंट टू सप्लायर को देख लेते हैं, सप्लायर का लेजर। टी फॉर्म आप ना ही बनाना तो बेहतर है, और कभी कभी ऐसा होता है कि टी फॉर्म ही हमारे लिए आसान, टी फॉर्म वैसे तो आसान ही लगती है हमें,
इसका ब्रॉड ऑन इधर आता है जी, जो परचेजेस हैं वो इधर आते हैं, कैश पेड टू सप्लायर इधर आता है, और कैरिड। इसमें भी पेपर में अगर आपको चीजें जरूरत पड़ेगी, ज्यादातर किसकी जरूरत पड़ती है, या तो कैश पेड टू सप्लायर की या परचेजेस की। तो अगर हम यहां पर तो फिलहाल कैश का जिक्र कर रहे हैं ना, तो कैश पेड टू सप्लायर। हाँ जी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, परचेज लिखूंगा, जितने मंथ की है या जितने क्वार्टर की है उसमें मैं ऐड क्या कर दूंगा, ब्रॉड ऑफ, और लेस क्या कर दूंगा, कैरी। मेरे पास कैश पे टू सप्लायर। और सेम अगर मैं यहां से परचेजेस फाइंड करना चाहता हूं तो क्या करूं, कैश प्लस कैरीड ऑन माइनस ब्रॉड। एक्सपेंसेस, अब एक एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम है, हमने ये देखना है कि प्रीपेड है या एक्रूड है, प्रीपेड है या एक्रूड। अगर प्रीपेड है तो हमारा ब्रॉड ऑन इधर आता है, कैरिड ऑन इधर आता है। एक्सपेंसेस के केस में कैश पे होता है, रिसीव होता है जी, कैश जब पे होता है तो कैश किधर आता है, एक्सपेंस डेबिट कैश, और यहां पर क्या आता है, एसओ। अब वही बात, अगर आपको कैश चाहिए तो एसओ फॉर द ईयर एक्सपेंसेस के अंदर कैरी ऑन ऐड करके ब्रॉड ऑन माइनस कर दें। अगर आपको फॉर द ईयर कैश पेड चाहिए, कैश पेमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे, फॉर द ईयर एक्सपेंस एसओपीएल वाले होते हैं, कैरी ऑन में ऐड कर देंगे और ब्रॉड ऑन उसमें से माइनस कर। ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो हमने तकरीबन पूरे बजट के टॉपिक में ऐसा करना। अब हम चलते हैं इसके कुछ सवालों के ऊपर, क्योंकि कैश बजट का सवाल वैसे भी ये ना भी पढ़ते ना, डायरेक्ट भी सवालों में हम चले जाते तो सवाल तो कर ही लेते, लेकिन अब हमने इसका स्टाइल एक थोड़ा सा ये रखना है कि आपने एडजस्टमेंट याद रखनी है, सवाल कोई भी याद नहीं करना। नया स्टाइल का जो नई स्टाइल की एडजस्टमेंट आएगी ना, हमने वो एक स्टाइल कॉपी करना है और अपने नोट्सों में जाकर लिख लेना है। तो बजट का सब ये टॉपिक, जब भी बजटिंग का टॉपिक आपका कंप्लीट होगा तो साथ आपके पास एक समरी भी बनी होगी। तो आपने आज ही घर जाकर ना एक समरी की कॉपी बनाना शुरू कर देनी है, और हम यहां से शुरू भी करने लगे हैं आज से ही। क्वेश्चन नंबर 27 देखने लगे हैं कि इसमें क्या स्टाइल है, और इस स्टाइल का पेपर में सवाल कैसे आना है और हमने उसको हैंडल कैसे करना। पहली बात, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट। कहता है आपको चाहे कैश बजट चाहिए, फैसिलिटेट द कंपनी मैनेजमेंट इन असेसिंग द वर्किंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट, अगले 6 महीनों का कैश बजट चाहिए, अगले 6 महीनों का कैश बजट चाहिए। अब आपने देखना है हर महीने में जो कैश आएगा रिसीट और जाएगा पेमेंट, और जो नेट बचेगा वो हमारे पास उस कैश का नेट कैश फ्लो। अब सबसे पहले उसने हमें बताया न्यू वर्जन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड इज प्लानिंग टू अरेंज फॉर 6 मंथली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैंने आपको एक बात बताई है कि आपने हर चीज के अंदर एक एडजस्टमेंट साथ साथ सवालों के अंदर लिखने हैं। हम तकरीबन 10 क्वेश्चन मिनिमम कैश बजट के करेंगे और 10 ही क्वेश्चन मिनिमम हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। एक एक सवाल, एक या दो सवाल हम कॉस्ट ऑफ सेल या इस टाइप के भी कर लेंगे। टोटल 27 क्वेश्चन है, क्लास में 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 क्वेश्चन आपने खुद कर लेने और उसके बाद पास पेपर के भी क्वेश्चन आपने खुद करने, 7 क्वेश्चन वो। तो तकरीबन हमारे टेस्ट मिला के 40 क्वेश्चन हो जाएंगे जो हम डिस्कस करेंगे। यहां पर वो क्या कह रहा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जब भी ओवरड्राफ्ट आए, ओवरड्राफ्ट कैसे आएगा, रिसीट माइनस पेमेंट करेंगे नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो लाजमी इंटरेस्ट भी आपने आउटफ्लो शो करना है। जब भी हमने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उसने अवेल की हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, तो आपने जितना ओवरड्राफ्ट आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके आउटफ्लो अपना शो करना है। ये एक हमारी पहले एडजस्टमेंट जो आज अपने घर जाकर लिखनी है। और एंड पे मैंने ना आप लोगों से ना एंड पे वो सारी कॉपी भी चेक करनी है। तो एमएस जिसने कर लिया वो तो चाहे वर्ड के ऊपर टाइप करके बता दे, और जिसने एमएस नहीं किया वो तो चाहे वो लिखकर ही दिखा देगा। ठीक है, 6 मंथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैंने क्या लिखवाया है, अगर आपने यानी ओवरड्राफ्ट आ जाता है, ओवरड्राफ्ट कैसे आएगा, पेमेंट ज्यादा होंगी, नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन है तो फिर आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज लाजमी करना है। डन होगी बात। और ये कैश बजट की बात हो रही है अभी। However, before finalization of any arrangement, it wants to know that estimated requirement of cash. जी पंखा चला, वो पंखा चला, वो कह रहा मुझे हवा नहीं लग रही। चलेंगे, कहते however before finalization of any arrangement it wants to know to estimate requirement of cash। कहते कोई भी बजट बनाने से पहले ना हमने ये देखते हैं कि हमें कितना कैश चाहिए होगा। For this purpose it has hired you, वो आपको किराए पे ले लेता है, as constant to make an estimate of foreseeable cash requirement. The following is the basic data regarding various business cycle of the company. Sale forecast for next 6 month. आपने कहा जी अगले महीने की सेल्स हैं 8 लाख, 9 लाख 50,000, 6 लाख, 9 लाख, 11 लाख और 6। क्या ये सारा हमारा कैश फ्लो है? हो सकता है कोई पैसे ना मिले हो सकता है उधार भी हो। उसके बाद परचेज मेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या होगा, ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है। क्या मतलब है, परचेज आर मेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब चाहिए तब खरीद लेते हैं, अपने पास संभाल के नहीं रखते। इसका मतलब है ये एक इंटरेस्टिंग बात हमारे पास आ गई। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर ये चीजें हमने पढ़ी हुई है जरूर है, इसलिए दोबारा भी इसके बारे में बता दूंगा जब वो कहेगा मैंने क्लोजिंग स्टॉक भी अपने पास रखना है। No closing stock is maintained as a supplier has capability to supply any quantities at any time. Gross profit is 20% of sale price. तो क्या हम CPS लगाकर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लेंगे? अब वो जो कॉस्ट ऑफ सेल है मैं कहता हूं वही परचेज है आपकी। ये क्या बात सही है या गलत है? क्यों बोला, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता तो मैं वो सीपीआर वो लगा देता, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर देता, परचेज आ जाता। आगे वो कहता है वेरियस एक्सपेंसेस फॉर द 6 मंथ, कॉस्ट ऑफ सेल के अलावा परचेजेस के अलावा हो जाएगा। ठीक ठीक। सैलरीज एंड वेजेस, आपके पास बुक है ना तो बुक से सवाल निकालो चाहे। 390,000 रिपेयर, 120 इंश्योरेंस, ये है वेरियस एक्सपेंसेस फॉर 6 मंथ। स्टोर एंड स्पेयर, ड्यूटीज, लीगल चार्जेस, और इसके अंदर परचेजेस यहां से मिल जाएंगी। ये सारे क्या है हमारे एक्सपेंसेस। आगे वो कहता है रिकवरीज फॉर द डेटर्स आर एज अंडर, ये देखिए ये यहां से पता चल जाएगा। कहता है 50% इन द मंथ ऑफ सेल, कहता है जितनी हमने सेल की है ना 50% पैसे तभी मिल जाते हैं। 30% इन द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मंथ क्या होता है, अगला महीना, और 20% इन द सेकेंड मंथ। अच्छा एक बात और, यहां पर अगर इस तरह से फॉर्मेट गिवन हो ना तो हमें लेजर लूजर बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसकी सेल्स पकड़ेंगे, 50% उसी महीने में कैश आया, 30% उसे अगले महीने में आया, 20% उसे अगले महीने में आया, फिर अगले महीने की सेल्स पकड़ेंगे। इसी तरह हम अपने कैलकुलेटर पे ही कैश इनफ्लो फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेजर या वर्किंग करने की उस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जब वो आपसे ये कह देता है कि भाई इतनी सेल्स है, उसका इतने % आपको कैश अब मिल जाएगा, इतने % अगले महीने मिलेगा। जब इस तरह से डिवीजन गिवन होगी ना, तो ये भी एक स्पेशल केस बन जाता है। वो कैसे, वो भी हम बनाते भी हैं। क्रेडिटर को कैसे पेमेंट कर रहे हो? 40% पहले महीने, करंट महीने और उससे अगले महीने। कहते ऑल अदर एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ ऑफ एक्सपेंसेस। कहते बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है ना, जिस महीने के हैं उसी महीने में पे कर देते हैं। द कंपनी कमेंस इस बिजनेस 1/1/2000 फॉर रुपीज 50,000। ये हमारा एक तरह का ब्रॉड ऑन टाइप आ गया। जितने पैसे आएंगे प्लस कर देंगे, जितने जाएंगे माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास नेट बचेगा अगर नेगेटिव आ गया तो ओवरड्राफ्ट, पॉजिटिव आ गया तो ओके। अब ओवरड्राफ्ट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता, अब कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे इसमें। तो सवाल हम करते हैं, रिक्वायरमेंट है कि आपने 6 महीनों का बजट बनाना, 6 महीनों का बजट बनाना है। तो नाम था बिजनेस का विजन, न्यू विजन ट्रेडिंग। न्यू विजन ट्रेडिंग। फिर इसके बाद हमने बनाना है कैश बजट। जनवरी का, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये रुपीज भी हमने सबका लिख देना है, या इसका लिखने का ये तरीका भी होता है। रुपीज इन 1000 करना है तो रुपीज इन 1000 लिख देना, रुपीज इन मिलियन करना है तो रुपीज इन मिलियन लिख देना। सबसे पहले हम लिखेंगे रिसीट फ्रॉम कस्टमर, रिसीट फ्रॉम कस्टमर या डेटर्स, वर्किंग नंबर 1। मेरे ख्याल एक ही रिसीट है, बाकी तो रिसीट्स है ही नहीं। पेमेंट टू सप्लायर भी लिख लेते हैं, वर्किंग नंबर 2, और बाकी पेमेंट्स भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। कैश फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, आपने ना ये दूसरी एडजस्टमेंट ये लिखनी है, ये वाली, आज वो जो नोट्स में जाकर लिखना है ना, ये एक स्टाइल है स्पेसिफिक। जब स्पेसिफिक स्टाइल गिवन होगा ना कि एक सेल्स अगले 2-3 महीनों में जा रही हूं, तो उसका यही वर्किंग का स्टाइल हम रखें। वो वर्किंग का स्टाइल क्या होगा, हमारे पास देखना है कि हमने कि जनवरी में कितने पैसे आए, फरवरी में कितने पैसे आए, मार्च में, अप्रैल में, मई में और जून में। तो सबसे पहले आपकी जनवरी की सेल्स कितनी है? 8 लाख। बताएं, ये जो जनवरी की सेल्स है, क्या सारे पैसे जनवरी में मिल जाने हैं? कैसे उसने बताया? 50-30-20। तो 50% ले तो 4 लाख मिलेगा इसका जनवरी में। 30% इसका कितना आ रहा है? 2,40,000 इसका मिलेगा फरवरी में, और 1,60,000 इसका मिलेगा। अच्छा, हम ना 3 जीरो को उड़ा देते हैं, बाद में उधर जाकर लिख देंगे। ठीक होगी बात? रुपीज इन 1000 कर रहे हैं। ये जनवरी की सेल का कैश फ्लो हो गया। फरवरी का, फरवरी की सेल्स कितनी है? 9,50,000। हाँ जी, क्या जनवरी में इससे के पैसे आएंगे? फरवरी में 50%, कितना 50% आता है इसका? 30%, 285, और 20% 1 मार्च। मार्च की सेल्स है हमारे पास 6 लाख। इसके पैसे ना तो आपके जनवरी में आएंगे ना आपके फरवरी में आएंगे,
आपके पैसे डायरेक्ट कहां पर आएंगे, मार्च में 50% आएंगे और 30% आएंगे अप्रैल के अंदर और 20% आएंगे मई के अंदर। अप्रैल के कितने पैसे हैं जी, 9 लाख। हाँ जी, अप्रैल के 9 लाख का 450, फिर इसका 30% 270 और फिर इसका 20%। अप्रैल के बाद मई 11 लाख, हाँ जी कितना आएगा 550 और इसका 30% और इसका 20% जून में नहीं मिलना। हमने तो 6 महीनों का कैश बनाना है ना, कि 6 महीनों में कैश कितना आएगा और जाएगा। उसके बाद जून 6 लाख। अच्छा जब कभी ऐसा काम आ जाए, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं होता, 300 हो गया काम। जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का। जनवरी में तो 400 आया, फरवरी में कितना आया 715, मार्च में कितना आया 743, फिर हाँ जी, ये हमारी एक वर्किंग पूरी हो गई। अब जो सप्लायर को पेमेंट करनी है उसका भी कुछ ऐसा स्टाइल बन रहा है, तो वो इसके साथ ही नीचे स्टाइल मार देते हैं। ऊपर नाम तो लिखे हुए हैं ना, यहां पर हम लिख देते हैं जी जनवरी की परचेज कितनी है। अच्छा पहले तो फाइंड करेंगे, तो चाहे वर्किंग में कर लें या इधर ही सीपीएस लगाकर फाइंड करके लिख लेते हैं। पेपर में आप चाहे जहां वर्किंग कर ले, मैं तो यहां पर ही करने लगा हूं। कितना है 20% मार्च ग्रॉस प्रॉफिट है ऑफ द सेल प्राइस, तो सेल होगी 100, कॉस्ट कितनी हुई फिर 80, तो इसको 100 पे डिवाइड करके 80 से मल्टीप्लाई करो। 640 इसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। 950 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, 763 7, अच्छा ऊपर का 760। हाँ जी, चीज का कितना आ रहा है 480। 9 लाख का कितना आ रहा है 720। 11 लाख का कितना आ रहा है 880 और फिर 6 लाख का 4। अब हम इसकी पेमेंट देख लेते हैं। 6,40,000 की परचेजेस की हमने जनवरी में, 6,40,000 की परचेजेस की जनवरी में। पेमेंट वाला कैसे करनी है 40-40-20, जिस महीने की परचेज उस महीने में 40%, तो 640 का 40% लिया कितना आया 640 का 40% 256, 256 और 128। फरवरी की जो हमारे पास परचेजेस हैं वो है 7,60,000, इसका 40% 304 304 152 150। मार्च की परचेजेस कितनी है 480। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता तब भी तो परचेज फाइंड हो ही जानी थी। मार्च कितना है 4, मार्च पे चलते हैं 19296। अप्रैल का 7,20,000 है, 288 288 144। मई
8,80,000 352 35 आगे जाना ही नहीं है। जून 4,80,000 है। ये हमारे पास सप्लायर की पेमेंट्स आ गई। $256 आ गई सीधी सीधी। 256 प्लस 304 560। 128 प्लस 304 प्लस 192 624 152 192 288 96 plus 288 plus 252 756 144 352 192 6 डन। ये पेमेंट्स भी आ गई दोनों वर्किंग नंबर 1 कह के या वर्किंग नंबर 2 कह के। ये हमारा क्वेश्चन तकरीबन सबसे बड़ी वर्किंग यही होती है। जनवरी की सेल्स कितनी आ गई? फरवरी की कितनी थी? 715। मार्च में 74। अप्रैल में 8। मई में, जून में 8 10। उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर जनवरी की 550 560 624 632 736 6। क्या यही आउटफ्लो है या कुछ और भी है? ये भी तो आउटफ्लो है। अच्छा, वेरियस एक्सपेंसेस फॉर 6 मंथ, तो 6 महीनों के हैं और हमें हर महीने के अलग अलग चाहिए, तो 6 पे डिवाइड कर देते हैं। 390 को 6 पे डिवाइड करो। सैलरीज एंड वेजेस कितना? 65। फिर उसके बाद 120 को 6 पे डिवाइड किया 20। इंश्योरेंस को 6 पे डिवाइड किया 6,000 है ना, तो जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1,000 ही आएगा। उसके बाद स्टोर एंड स्पेयर्स 270 को 6 पे डिवाइड किया 45। उसके बाद 360 को किया कैपेसिटी जो भी 60। उसके बाद 24 को जो भी एक्सपेंस है। अच्छा, एक तरीका इसका ये है कि क्योंकि ये सब ने माइनस होना है, या तो ऐसा करेंगे सब के दरमियान बाहर ना ब्रैकेट लगा दें, और दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको कुछ इस तरह से, जैसे अक्सर आपको सॉल्यूशन में देखा होगा, इस तरह से आप ना एक बॉक्स के अंदर लिख लें और इन सबको प्लस करके नीचे जाकर ब्रैकेट में लिख, यानी ये अब सिर्फ कॉस्ट को लिखना है बस। आपने ऊपर वाली रिसीट को नहीं, जो आउटफ्लो है ना, सिर्फ उनको प्लस करके टोटल करते। $256 प्लस 65 प्लस, अच्छा एक और भी तरीका है, इन सबको ना प्लस करके ना एक ही दफा लिख लेना बस,
फिर उसी में ये वाली ऊपर वाली वैल्यू ऐड करते जाना तो हमारा आंसर आता जाएगा। पहले ना 65, 21 और 45, 60 और 4 इनको ऐड करो क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं। कितना आ रहा है? क्या कितने? 195 में 256 ऐड कर दो। 450 7 डबल 5 819 827 931 883। हाँ जी, रिसीट में से पेमेंट्स माइनस कर देंगे। ऐसे इसमें ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास शुरू में भी तो पड़े हुए हैं ना पैसे 50 रुपए, 50 रुपीज हमारा स्टार्ट में भी अवेलेबल हैं, तो वो भी हम चाहें तो ऐड करके लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो कहता हूं कि कुछ ऐसे कर लेते हैं, इसमें ब्रॉड डाउन या ओपनिंग बैलेंस और हमारे पास आ जाएगा कैरी डाउन या क्लोजिंग बैलेंस। हाँ जी, इसमें 50 प्लस करेंगे माइनस? चलिए जनाब, प्लस माइनस करके मुझे बताओ हमारा आंसर कितना आ रहा है। 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? 1 लिखेंगे नेगेटिव, और पिछले साल का कैरी डाउन अगले साल का ब्रॉड डाउन हो जाए। ये किस तरह से करना है भला? 715 में 755 भी माइनस करो, 1 भी माइनस करो, 41 नेगेटिव, फिर 41 नेगेटिव। 745 में 819 भी माइनस करें और 45 41 भी माइनस करें, 11 नेगेटिव। 820 माइनस 827 माइनस 115, 1 डबल। 940 में प्लस करें 931, सॉरी माइनस करें, और 122 भी माइनस करें, 11 और 11 810 माइनस 833 माइनस 113, 186। ये हमारे पास कैश बचत है। ये है कैश बुक की तरीकाकार भी वही है, सारा कुछ वैसे ही करना है। तो आपने घर से एक तो क्वेश्चन ये दोबारा करना है, एक छोटा सा सवाल और कर लेना। आप जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 नूरदीन वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक होगी बात?